तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी जो है वो मिस्टर रोडान 1943, इनका पूरा नाम था रोजेंटिन्स रोडान। थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ भी इसको कहते हैं। बेसिकली बिग पुश थ्योरी आपको क्या कहती है? नाम है बिग पुश, नाम से पता लग रहा है बड़ा धक्का मिले, तो इसे हिंदी में बड़े धक्के की थ्योरी बोलते हैं। हेयर बिग पुश मीन लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी है, अगर उसको बहुत अच्छे से डेवलप करना है, उसको डेवलप्ड कंट्री के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो छोटे छोटे से नहीं होगा। अगर अपन ये देखें, एक मकान, एक कमरा है, उसको बनने में 1 लाख रुपए लगने हैं, हम 1000 1000 रुपए उसमें डाल रहे हैं, तो 1000 1000 रुपए में वो कमरा कब तैयार होगा? आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एक एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है, उसको जब तक वो 300 किलोमीटर की स्पीड पे नहीं आएगा तब तक वो उड़ नहीं सकता। आपको वहां तक, अब आप उसको थोड़ी थोड़ी स्पीड दे रहे हो तो वो उड़ने की स्थिति में नहीं आएगा। उसको एक बिग पुश चाहिए कि वो 300 किलोमीटर की रेंज में आएगा, तभी वो उड़ पाएगा, नहीं तो नहीं उड़ पाएगा। तो यही बात यहाँ भी आती है किसी इकोनॉमी के लिए, कि इट सेज कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट ए स्मूथ प्रोसेस। ये कोई अच्छा आसान या स्मूथ प्रोसेस नहीं है। इट हैज मेनी डिसकंटिन्यूटीज बहुत सारी आती है। अब अगर आपको इकोनॉमी को ऊपर आगे बढ़ाना है, फॉर दिस इकोनॉमी नीड्स बिग पुश। ओनली ए बिग इन्वेस्टमेंट कैन इनिशिएट द डेवलपमेंट, उसी से आपका डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हिम, स्मॉल इन्वेस्टमेंट कांट गिव इम्प्रूवमेंट, इट जस्ट वेस्ट। अगर आप 1000 1000 रुपए उस कमरे में लगा रहे हो तो वेस्ट है, कुछ बनना कुछ नहीं है उससे। सो बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विल नॉट इम्पैक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इससे आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो सकती। आप ग्रोथ में, आप अपनी इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हो, उससे कहीं की ग्रोथ होगी? कोई ग्रोथ नहीं होगी, बस वो तो चलता रहेगा, खर्चे निकल रहे हैं और कोई काम तो होगा नहीं। इंजेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेस्ट। आप जो छोटी छोटी क्वांटिटी में इंजेक्ट कर रहे हो मनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ वेस्ट है, उससे डेवलपमेंट कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए इट इज ए बिग पुश इन्वेस्टमेंट थ्रू अ सेंट्रलाइज प्लानिंग। ये बेसिकली गवर्नमेंट ही करेगी भाई। डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा दारोमदार होता है वो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा ना डेवलपमेंट की, वो तो पैसा कमाने के लिए बैठा, वो डेवलपमेंट के लिए नहीं बैठा। सो दैट कुड बी डेवलपिंग कंट्रीज ऑन सेल्फ जनरेटिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके लिए उनको गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ता है और बिग पुश करना पड़ता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसी से आपकी इकोनॉमी जो है वो एक गरीबी के प्रोसेस से बाहर निकलकर आगे जा सकती है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका कि ध्यान रखना पड़ता है। लिखा है पॉइंट नंबर 1 है इनडिविजिबिलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन। इनडिविजिबिलिटीज का मतलब क्या है? जिसको डिवाइड ना किया जा सके, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता। इन पॉइंट का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे अपन कहेगा हमें आधी कार लेनी है, अब आधी कार तो ना हो सकती, कार तो पूरी होगी। यानी इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ छोटा सोचे, इसमें पूरा बड़ा ही सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते चलो थोड़ी सी कार अभी ले लेते हैं, बाकी की कार अगली साल ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी चीजें ऐसी हैं जो इंडिविजुअलिटीज हैं। आपको प्रोडक्शन फंक्शन में सारी चीजें एक साथ डालनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप चलो इस साल ये कर लेते हैं, इस साल ये कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। बिग पुश अगर आपको चाहिए तो आपको बड़े लेवल पे जो काम है वो करना पड़ेगा। तो सोशल ओवरहेड इन टर्म्स ऑफ रोड, ब्रिजेस, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सभी प्री कंडीशन है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के, जो कि कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के लिए इंडस्ट्री में आपको करना है। तो ये जो चीजें हैं आपको सबसे पहले करनी ही पड़ेंगी। क्या? रोड्स, ब्रिजेस, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सबको अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो ये सब प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन यानी डेवलपमेंट से पहले ही ये चीजें जो है ना वो हो जानी चाहिए, अदरवाइज कभी भी आपका डेवलपमेंट जो है वो आपका नहीं हो पाएगा। तो ये इंडिविजुअलिटी रिलेट क्यों होती है इससे, कि क्यों नहीं बांटा जा सकता? देखो पहली बात तो कोई भी डेवलपमेंट होता है वो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। मतलब आज आप डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू करोगे तो ये नहीं है कि अगले ही साल आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। आज अमेरिका अमेरिका बना तो उसके पीछे उसकी 250 साल की हिस्ट्री है। आज जापान इतना बड़ा देश बना तो उसके पीछे 70 साल की हिस्ट्री है। ऐसे नहीं है। तो इसीलिए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है कि आज आप कोई डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू करेंगे तो 4 5 साल बाद रिजल्ट आपको मिलना चालू होगा, है ना। नॉर्मली 5 years अपन कहते हैं। हैवी मैकेनिज्म चाहिए होता है।
अब आप जो है एक स्टील प्लांट डाल रहे हैं, तो स्टील प्लांट में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा ना, वो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको बनने में 5 साल लग जाते हैं। आज आप रेलवे का अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करना चाहते हैं, तो पूरे देश में पटरियां बिछेंगी, पूरे देश में रेलवे स्टेशन बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, तो हैवी मैकेनिज्म इसमें चाहिए होता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब आपने है ना बहुत सारी फैक्ट्रीज तो डाल दी, लेकिन पावर प्रोजेक्ट डाले ही नहीं। अब पावर प्रोजेक्ट नहीं डाले तो बिजली नहीं बनेगी, तो फैक्ट्री चलेंगी कैसे? इसीलिए आपको इन ये सब इंडिविजिबल हैं, आप इनको अलग अलग नहीं सोच सकते, आपको इन सब के बारे में एक साथ सोचना पड़ेगा। और जब आप एक साथ सोचोगे तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, ये छोटे अमाउंट से नहीं हो सकता। आज अपन सोचें कि अपनी गवर्नमेंट डेवलप क्यों नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि पहली बात तो एक विजन नहीं है, और दूसरी बात इतना बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, वो एक साथ डलना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा डालो तो वेस्ट हो जाएगा, वो एक साथ डलेगा तो ही फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं हो सकता। दूसरा है इनडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड। डिमांड को भी एक साथ बढ़ना पड़ेगा। भाई अपन ने एक फैक्ट्री डाली, उस फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं। अब 100 मजदूर काम करते हैं, तो अपन ने कहा अरे यार इनकी डिमांड पूरा करने के लिए एक जूतों की फैक्ट्री अलग से वो डाल दो, ये जूते खरीदेंगे तो जूतों की फैक्ट्री वो डाल दो। पर क्या केवल वो जूते ही खरीदेंगे? क्या वो प्रेशर कुकर नहीं खरीदेंगे? क्या वो मोबाइल नहीं खरीदेंगे? तो वो सब चीजें भी तो चाहिए होंगी, पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज आप एक साथ डालो, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो लिखा है दिस रेफर्स टू द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज रिगार्ड टू डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। भाई डिमांड तो फिर सभी चीजों की होगी ना, तो सभी इंडस्ट्री खुलनी चाहिए। एक इंडस्ट्री खुल गई तो काम थोड़ा ना होगा कि अपन शू फैक्ट्री खोल ली, लो जी अब डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। वहां जितने भी लोग काम करेंगे मजदूर, उनको पैरेलल आपको और अरेंजमेंट भी देने पड़ेंगे, वहाँ स्कूल भी खुलना चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल भी खुलना चाहिए, अदरवाइज वो लोग वहाँ के कैसे बसेंगे? तो इसीलिए जो डिमांड है वो एक साथ बहुत सारी चीजों की होनी चाहिए, केवल एक शू की डिमांड पूरी कर देने से आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके अलावा इनडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग, सेविंग भी तो चाहिए होगी, इतना बड़ा पैसा आएगा कहाँ से? लिखा है द सप्लाई ऑफ सेविंग ऑल्सो सर्व एन इनडिविजिबिलिटी, कि लोगों की सेविंग होगी वही तो इन्वेस्टमेंट बनेगी। बिग इन्वेस्टमेंट नीड बिग सेविंग। अगर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बड़ी सेविंग भी चाहिए होगी। बट डेवलपिंग कंट्रीज में हम जानते हैं कि बड़ी सेविंग्स होती नहीं है, क्यों? लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता, उनके पास तो उतना पैसा होता है कि उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, तो सेविंग होगी कहाँ से? तो लिखा है, लेकिन अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको सेविंग से ही तो जनरेट होगा। तो बट इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज ऑफ लोअर इनकम, क्योंकि उनकी इनकम ही कम होती है, देयर सेविंग रिमेन लो, उनकी इनकम भी कम होती है तो उनकी सेविंग भी कम होती है, और सेविंग से फिर आपके इन्वेस्टमेंट बनने चाहिए, वो बन नहीं पाते। सो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स ओनली ए बिग पुश कैन टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ द डोल ड्रम ऑफ पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी के जो ड्रम से निकालना है, तो एक बहुत बड़ा धक्का देना पड़ेगा, जिससे कि पॉवर्टी जो है से जो चुंगल से हम निकले और आगे बढ़े। इट मीन्स a specific amount of investment is necessary to remove the obstacles in the way of economic development। अगर आपको छोटे छोटे धक्के से आप सोचोगे तो वो एरोप्लेन नहीं उड़ने वाला, उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत से उसमें इंजन चलना चाहिए, तभी वो 300 की स्पीड पकड़ेगा और तभी वो उड़ने की कंडीशन में आएगा, नहीं तो चलता रहेगा। वो जो आपकी जो पटरी है उस पर चलता रहेगा, लेकिन वो उड़ेगा नहीं। तो जब उड़ेगा नहीं तो फिर आपकी इकोनॉमी डेवलप कैसे करेगी? तो वही बात यहाँ भी आती है कि उसके लिए बहुत बड़े धक्के की जरूरत होती है। तो इस थ्योरी के फीचर्स क्या हैं? नंबर 1 सर, सबसे पहली बात मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, खूब बड़ा अमाउंट चाहिए होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे देशों से बात करनी पड़ेगी, उनसे लोन लेने पड़ेंगे, उनसे टेक्निकल असिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप डेवलपमेंट कर पाओगे। आप अकेले तो ये काम कर ही नहीं पाओगे। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, एक साथ डिफरेंट सेक्टर में पैसा लगाना पड़ेगा। आयरन सेक्टर में भी पैसा लग रहा है, आपका डिफेंस में भी पैसा लग रहा है, आपका रोड्स में भी पैसा लग रहा है, आपका हर सेक्टर में, शेयर मार्केट में भी पैसा लग रहा है, हर सेक्टर में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। केवल एक छोटे से सेक्टर का डेवलपमेंट होने से इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलेगा। और प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो एग्रीकल्चर से कभी भी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलता। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां आप देखेंगे इंडस्ट्रीज नहीं है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड होने के कारण उनकी इकोनॉमी को कभी वो पुश नहीं मिल पाता जो कि एक इकोनॉमी को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए चाहिए। इसीलिए प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, यानी एक एरिया में खूब सारी इंडस्ट्री लगनी चाहिए जो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे के लिए रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, जिससे कि पूरी इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिले। इसलिए बहुत ही प्लांट लेवल पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर आपको डेवलपमेंट जो है वो आप करना चाहिए। अब कोई भी थ्योरी होती है उसमें कुछ कमियां भी होती है, तो कुछ क्रिटिसिज्म, डिमेरिट जिन्हें अपन कहते हैं। नंबर 1,
नेग्लेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑब्वियस है। इस थ्योरी का बेस ही यही है कि किसी भी देश की इकोनॉमी डेवलप तभी करेगी जब वहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। यानी इसका बिल्कुल भी ध्यान एग्रीकल्चर पे नहीं है, उल्टा ये तो मानता है कि एग्रीकल्चर से कभी कोई देश जो है वो डेवलप हो ही नहीं सकता, वो डेवलपिंग फेज में ही रहेगा, वो डेवलप्ड कभी नहीं बनेगा। दूसरा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। जब किसी इकोनॉमी में इतना सारा मनी एक साथ इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो उस देश के अंदर मनी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और मनी ज्यादा होने से डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, और डिमांड ज्यादा होने से प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा। नंबर 3, इट इज नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट। कहते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा कहीं देखा नहीं गया है कि इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ हो, तो इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट अभी तक नहीं है। और इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है इतना पैसा एक साथ अरेंज करना, इकोनॉमी के अंदर डालना, उससे इकोनॉमी जो है उसमें हीटिंग प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब इतना ज्यादा पैसा आने से हो सकता है कि इन्फ्लेशन जो है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाए। और नंबर 5, लेस इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि हम जितना प्रोडक्शन में सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, उतना प्रोडक्शन इंक्रीज हो नहीं पाता। यानी जितना डेवलपमेंट हम सोच रहे हैं उस हिसाब से डेवलपमेंट हो नहीं पाता। तो ये सब चीजें जो हैं वो उसके क्रिटिसिज्म में आते हैं। तो ऑल जो अपन समराइज करें, कुल मिला के थीम ये है कि ये थ्योरी आपको ये कहती है कि किसी भी देश का डेवलपमेंट केवल तब हो सकता है जब उसको बिग पुश मिले। छोटे छोटे पुश से उस इकोनॉमी को डेवलपिंग स्टेज से निकालकर डेवलप्ड कंट्री में नहीं पहुंचाया जा सकता। और वो बिग पुश जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे इंडिविजिबिलिटी फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ वर्क करते हैं, डिमांड के लिए, सप्लाई के लिए और वेरियस फैक्टर के लिए, जिनको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, उनको आपको एक साथ ही देखना पड़ेगा। आप ये सोचे कि किसी बच्चे का आपको डेवलपमेंट करना है, आप सोच रहे हो कि यार अभी पैसा नहीं है, इस साल अपन इसको सिर्फ मैथ्स पढ़ा देते हैं, या इस साल अपन इसको सिर्फ इंग्लिश पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे, पैसा पूरा खर्च करना पड़ेगा अगर आप उसको डेवलप करना है तो। अदरवाइज वो एक एक सब्जेक्ट डेवलप करते करते तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, उसकी उम्र ही निकल जाएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी।